हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको 2 क्लासेस पॉलिटी की अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पर जीएस मैथ गुरु में, तो आपने देखा होगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए नई क्लास लेके आया हूं जिसको हम बोलेंगे इतिहास। तो मैं आज आपके लिए इतिहास का भी मैंने क्लासेस आपकी चालू कर दी है और मेरी कोशिश ये भी रहेगी मित्रों कि मैं आपके लिए साइंस भी लेके आऊं स्पेशल और मैं आपके लिए ज्योग्राफी भी लेके आऊं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, समझते हैं वन बाय वन। आज हम पढ़ने वाले हैं मित्रों इतिहास। आपको अच्छे तरीके से समझना है मित्रों, आसान तरीके से मैं आपको आसान तरीके से ही समझाऊंगा। ओके, इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। ये सबसे पहला क्वेश्चन, इतिहास का मतलब क्या होता है? ऐसा ही हुआ था। चलिए, इतिहास का पिता किसको कहते हैं? तो आपको विदित होगा, हेरोडोटस को कहते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूं डेल्टा का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नील नदी पर त्रिभुजाकार डेल्टा हेरोडोटस ने देखा, इसलिए हेरोडोटस को डेल्टा का पिता भी कहा। ओके मित्रों, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मित्रों कि सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप सोचेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है। यस, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले हम इतिहास को हम 3 भागों में बांट देते हैं जरा, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन पे भी बात करता हूं। एक पढ़ेंगे आप प्राग इतिहास, एक पढ़ेंगे आद्य इतिहास और एक पढ़ेंगे मित्रों इतिहास। आप मेरी बात आराम से समझते चलिएगा। ओके मित्रों, प्राग इतिहास में आपको समझना है लिखित साक्ष्य प्लस पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित साक्ष्य प्लस पुरातात्विक साक्ष्य, और ये चीजें मित्रों इसमें भी कॉमन है, ये चीजें इसमें भी कॉमन है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है, लिखित साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य आपको आदि इतिहास में भी मिलेंगे और इतिहास में भी मिलेंगे। ओके, अब ध्यान से समझिएगा मित्रों। प्राग इतिहास वह इतिहास कहलाता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो नहीं मिला है, हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए। जिस तरीके से पुरापाषाण काल मतलब यानी पत्थर वगैरह आपको मिल गए हैं। ओके मित्रों, पत्थर वगैरह आपको मिल गए हैं। अब लिखित साक्ष्य में क्या है, आद्य इतिहास में क्या है? लिखित साक्ष्य भी मिल गया है आपको, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल गया है मित्रों। लेकिन बात आपको याद ये रखनी है कि लिखित साक्ष्य जो मिले हुए उनको आप पढ़ नहीं पाए हैं। ओके मित्रों, नेक्स्ट आपका इतिहास क्या कहलाता है? इसमें लिखित साक्ष्य तो आपको मिल गए हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल गए हैं। अब मित्रों इसका आप समझ लीजिए, आद्य इतिहास मतलब इसमें लिखित साक्ष्य तो हमको मिल गए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल गए, लेकिन लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता कहने का मतलब भाषा है उसकी भाव चित्रात्मक, तो जिसको हम कहते हैं यानी लिपि है क्या, बोस्ट्रोफोड, जो हमको समझ में नहीं आई। ओके, चलिए, इतिहास क्या है? लिखित साक्ष्य भी मिले हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हुए हैं, और दोनों को हमने पढ़ भी लिया है, लिख भी लिया है और समझ भी लिया है। तो ये था इतिहास के बारे में छोटी छोटी चीजें। अब मित्रों मैं लेके चलता हूं आपके लिए हेरोडोटस को पिता कहने वाले इतिहास का सबसे पहला व्यक्ति कौन था। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन मित्रों। ये मित्रों मैं आपको जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और पॉलिटी की क्लास भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो मित्रों आपको अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाना है। ओके मित्रों, और आपको आगे चलते रहना है। ओके मित्रों, चलिए अब देखिएगा, इतिहास का पिता मैंने आपको किसको बताया है? आप बोलेंगे हेरोडोटस को। हेरोडोटस, ध्यान से समझिएगा मित्रों।
बात ऐसी है 25 अप्रैल 431 बीसी, 25 अप्रैल 431 बीसी में दो डाकुओं के बीच एथेंस यानी जिसको हम बोलते थे यूनान और स्पार्टा, दो डाकुओं के बीच समुद्र पर एकाधिकार करने के लिए युद्ध हुआ। और जो युद्ध का नाम था, और इस युद्ध का नाम था पेलोपोनेशियन युद्ध। इस युद्ध का नाम था पेलोपोनेशियन युद्ध। अब ध्यान से समझिएगा मित्रों, पेलोपोनेशियन युद्ध किसके हिसाब से हुआ? समुद्र पर एकाधिकार करने के लिए। ओके, किस किस के बीच में? एथेंस यानी यूनान के बीच में और स्पार्टा के बीच में। अब यहाँ पे स्पार्टा जो था, इनकी साइज यानी हाइट में तो कम होते थे, लेकिन इनमें इतनी बड़ी शक्तियां होती थी, ये बड़े बड़े शासक राजाओं को भी पराजित करने की क्षमता रखते थे। और यह युद्ध 403 या 404 बीसी तक चला। तो लगभग आप कह सकते हैं 431 में से अगर इसको हटाएंगे तो मित्रों आपका कितना निकल के आएगा? आप बोलेंगे सर 26 या 27 या 28 साल के लगभग में ये क्या था? आपका पेलोपोनेशियन युद्ध चला। ओके, अब ध्यान से समझिएगा मित्रों, ये पेलोपोनेशियन का युद्ध का जो वर्णन है हेरोडोटस ने अपनी किताब नेचुरल हिस्टोरिका में वर्णन किया। और इसी नेचुरल हिस्टोरिका के हिसाब से एक रोमन दार्शनिक थे जिनका नाम था सिसरो। और सिसरो ने सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा दे दी। तो मित्रों ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलते हैं मित्रों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब मित्रों हम यहां से बात करते हैं मानव की उत्पत्ति। तो मानव की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है मित्रों? वो समझिएगा जरा। बताते हैं ऐसा संभवतः मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से माने जाती है। और अफ्रीका महाद्वीप में भी दो देशों में मानी जाती है, एक है युगांडा और एक है दक्षिण अफ्रीका। अब ध्यान से समझिएगा मित्रों, तो मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं। यहां से युगांडा की राजधानी आपको मिलेगी कंपाला और दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां मिलेंगी मित्रों। ध्यान से समझिएगा अगर मेरी बात। एक मिलेगी आपको केप टाउन, दूसरी मिलेगी आपको प्रिटोरिया और तीसरी मिलेगी मित्रों ब्लाम फोंटेन। अब ध्यान से समझिएगा मित्रों, यहाँ पर जो तीनों जो राजधानियां थी दक्षिण अफ्रीका की, ये अपने अपने अलग अलग विभागों की राजधानी थी। ओके, चलिए। तो केप टाउन यानी कहने का मतलब, ध्यान से समझिएगा मित्रों, प्रिटोरिया किसकी थी? तो आप बोलेंगे सर ये प्रशासनिक राजधानी थी। प्रशासनिक राजधानी, या इसको हमने नाम बदल दिया है, तस्वाने कर दिया है। इस राजधानी का नाम क्या कर दिया है? तस्वाने कर दिया है। अब ध्यान से समझिएगा मित्रों, केप टाउन क्या थी? केप टाउन थी आपकी वैधानिक राजधानी। और ब्लैमफॉन्टेन क्या थी मित्रों? ये थी आपकी न्यायिक राजधानी। तो मित्रों आपको ये पॉइंट याद रखना है, तीनों क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज ये हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए केप टाउन की राजधानी क्या है, तो आप बोलेंगे वैधानिक राजधानी थी केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की। तीनों राजधानियां, लेकिन तीनों का काम अलग अलग डिपार्टमेंट है। केप टाउन की वैधानिक राजधानी, प्रिटोरिया की प्रशासनिक राजधानी थी। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, इसको नाम बदल के कर दिया तस्वाने। ब्लैमफॉन्टेन ये न्याय की राजधानी थी। ओके, चलिए मित्रों अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अब यहां से अपन बात करते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको लिखे बताए हैं। ओके, अब मैं यहां से चलता हूं, यहां से मानव की उत्पत्ति कैसे होती, चलिए समझते हैं। मित्रों जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो राजधानी भी बता रहा हूं, वो भी आपके लिए डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चंस हैं, आपको ये याद ही रखना है। ओके, अब देखिए
माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले मेल का जन्म हुआ जिसका नाम था एडम, और फीमेल का जन्म हुआ जिसका नाम था ईव। तो जब अगर मानव का जन्म होगा तो आफ्टर सेक्स के बाद होगा, आफ्टर सेक्स के बाद होगा। बिल्कुल आप बोलेंगे यस सर। तो लिखिए सेक्स के आफ्टर सेक्स के बाद रोग होता है एक एड्स, एड्स होता है। तो अब ध्यान से समझिएगा मित्रों, हम एडम और ईव से पहले भी ऐसा माना जाता है कि लोगों में स्वाजनन की क्षमता थी, यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता थी। ओके मित्रों, चलिए अब एड्स का पहला मरीज हमको मिला 1981 में यूएसए के कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया में। जब मित्रों हमने इसमें लक्षण देखे कि ये व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त है, तो धीरे धीरे हमने उसका एक परीक्षण कराया, और परीक्षण करने में हमें लगा कि ये व्यक्ति के अंदर एड्स विद्वान है। और जब ये धीरे धीरे हमने कड़ी से कड़ी जोड़ते गए, हम धीरे अमेरिका से हम धीरे करते हुए हम युगांडा पहुंचे। और युगांडा में एक वक्त देखा मित्रों, तो युगांडा में 80% लगभग 80% एड्स के मरीज मिले। और एड्स के मरीज मिले तो इसीलिए युगांडा को हमने कैपिटल ऑफ एड्स कह दिया, कैपिटल ऑफ एड्स कह दिया। तो आपको याद होना चाहिए मित्रों, कैपिटल ऑफ एड्स किसको कहते हैं, तो आप बोलेंगे युगांडा को कहते हैं। युगांडा की राजधानी क्या थी, कंपाला थी। ओके मित्रों, चलिए यहां से क्लियर पॉइंट हुआ। अब समझते हैं मित्रों, यहां से अपन कुछ चीजें और समझते हैं मित्रों। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप में क्या हुआ मित्रों, ध्यान से समझिएगा। यहां पर ओलंपिक गेमों का जो खेल है वो यहां पर प्रतिबंध कर दिया। अब वो क्यों कर दिया प्रतिबंध, क्यों, क्योंकि समझिएगा जरा, यहां पर ओलंपिक गेमों का खेल प्रतिबंध कर दिया, खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि मित्रों युगांडा जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में आता था, और यहां पर जो है खिलाड़ी वो सिक्योर महसूस नहीं कर पाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एचआईवी के मरीज ज्यादा थे। ओके मित्रों, यहाँ पे एचआईवी के मरीज ज्यादा थे, इस वजह से यहाँ पर खेल यानी ओलंपिक गेमों को बंद कर दिया। अब ओलंपिक गेमों में ये फादर ऑफ डिडॉन ने 1857 में सबसे पहले उनने एक लैटिन शब्द में अल्टियस, फिटियस, फोर्टियस और सिटियस, अल्टियस, सिटियस और फोर्टियस, मैं लिख देता हूं मित्रों। फादर डिडॉन ने, अब ये ओलंपिक का मतलब बता रहा हूं क्या होता। फादर डिडॉन ने 1897 में लैटिन शब्द में 3 चीज, अल्टियस, सिटियस और फोर्टियस, ये लैटिन शब्द में उनने इसका मतलब बताया ओलंपिक का। ये लैटिन भाषा में मतलब बताया। ओलंपिक का मतलब होता है तेज, बलवान, तेज, बलवान। ओके मित्रों, ये ओलंपिक का मतलब था। ओके, और सबसे पहले किसने दिया था इसको, यानी सबसे पहले 1896 में इसकी मतलब यानी ये आ भी गया था। ओके, और फादर डिडॉन ने 1897 में अल्टियस, सिटियस और फोर्टियस लैटिन शब्द का यूज करके ओलंपिक का नाम दिया था, तेज या बलवान। ओके मित्रों, अब ओलंपिक गेमों में ध्यान से समझिएगा, ये ओलंपिक गेम अपने अपने महाद्वीप के अलग अलग सर्कल होते हैं मित्रों, वो समझिएगा जरा। देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मित्रों आपको ये एक 5 सर्कल मिलेंगे। ये 5 सर्कल इस तरीके से कड़ी बाई कड़ी जुड़े रहते हैं। ओके मित्रों, इस तरीके से बने रहते हैं मित्रों, ध्यान से समझिएगा मेरी बात के लिए मित्रों। ओके, तो देखिए ये वाला जो सर्कल है ना मित्रों, ये नीला कलर को शो करेगा। ओके मित्रों, ये वाला है जो काला को शो करेगा, और ये वाला मित्रों लाल को शो करेगा। ये वाला मित्रों आपका पीला को शो करेगा, और ये आपका हरा को शो करेगा। ओके मित्रों, देखिए आपको कुछ कुछ चीजें नई मिल रही होगी जो मित्रों आपको पता नहीं होगा। ओके, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं, अब यहाँ पे ये पांचों महाद्वीपों का यानी अलग अलग अपनी रिंग जो है, ये पांचों महाद्वीप को डिनोट करते हैं। ओके, अब समझते हैं।
तो जो नीला है वो किसके लिए बताएगा मित्रों? आप बोलेंगे ये यूरोप के लिए बताएगा। ओके मित्रों, जो काला है वो किसके लिए बताएगा? कौन से महाद्वीप को? आप बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। जो लाल है वो किसके लिए बताएगा मित्रों? ये आप बोलेंगे मित्रों अमेरिका के लिए, यानी दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका के लिए। जो पीला है मित्रों वो किसके लिए बताएगा? आप बोलेंगे सर ये आपका है एशिया के लिए। और हरा है मित्रों आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो देखिए मित्रों, आपको याद हुआ कि नहीं ये बताइए जरा। मैंने आपको वंस अगेन से एक बार बताया है नीला किसके लिए है। चलो मैं आपको एक बार लिख देता हूं मित्रों। ओके चलिए, तो नीला, काला, लाल, पीला और हरा। ओके मित्रों, नीला किसके कौन से महाद्वीप को शो करेगा? यूरोप के। काला किसको शो करेगा? अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को। लाल किसको शो करेगा? पीला किसको शो करेगा? हरा किसको शो करेगा? तो लाल किसके लिए शो करेगा मित्रों? ये करेगा अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप में मित्रों दोनों आ जाएंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। पीला आपका करेगा एशिया महाद्वीप और हरा करेगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये बात हो गई मित्रों ओलंपिक गेम की। और ओलंपिक गेम हमने यहाँ पे बंद क्यों कर दिया मित्रों, ये आपको याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। ओलंपिक गेम हमने बंद इस वजह से किया क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में एक देश था जिसका नाम था युगांडा, और युगांडा में एड्स के 80% मरीज मिले। इस वजह से हमने क्या किया, खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, ओलंपिक गेमों को बंद कर दिया। ओके मित्रों, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी मित्रों। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब मित्रों यहाँ से और मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मानव की उत्पत्ति हमने ऐसे 160 साल पहले 160 साल पहले हमको दो कंकाल प्राप्त हुए। दो कंकाल प्राप्त हुए मित्रों, एक हुआ हमको फ्रांस से और एक हुआ मित्रों हमें जर्मनी से। तो फ्रांस से प्राप्त होने वाले मानव को हमने कहा क्रो मैग्नन मानव, और इसको जर्मनी से जो मिलने वाला था उसको बोला हमने नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव। अब ध्यान से समझिएगा मित्रों, हमारे पूर्वज कौन माने जाते हैं? कपी माने जाते हैं। कपी कपी माने जाते हैं। कपी मतलब एप माने जाते हैं। अब कपी से ध्यान से समझिएगा मित्रों, अब यहाँ पे बात समझना है। जैसे कपी में सबसे पहले हम देखते हैं ओरांग उटान, ओरांग उटान। फिर उसके बाद में देते हैं हम चिंपैंजी। फिर देखते हैं हम गोरिल्ला। फिर देखते हैं वन मानुस, वन में रहने वाले वन मानुस। उसके बाद में प्राइमेट। उसके बाद में गिब्बन। तो ध्यान से समझिएगा मित्रों, अब यहाँ पर तो आपसे पूछा जाएगा कपी मतलब बंदर नहीं होता है मित्रों, ध्यान से समझिएगा जरा, है ना। ये क्या था, हमारे पूर्वज कहलाते थे। देखिए जरा कपी, अब मैं बोलूं आपसे इनमें कौन सा सबसे ज्यादा समझदार कपी था, तो आप बोलेंगे गिब्बन। गिब्बन सबसे समझदार कपी था। अब मित्रों ध्यान से समझिएगा, जब ये कपी धीरे धीरे यानी अपने दो पैर पर खड़े होने लगे तो इनको हमने नाम दे दिया था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब होता है खड़े होना। और जब धीरे धीरे इनमें सोचने समझने की क्षमता आई तो हमने इसको कह दिया होमोसेपियन। और आज का जो वर्तमान मानव है मित्रों, इसको हम कहते हैं होमोसेपियन सेपियन। और होमोसेपियन सेपियंस के बाद में जो आने वाला मानव उसको हम कहेंगे होमो फ्यूचरस। अब ध्यान से समझिएगा मित्रों। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया है, अगर धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा हो गया है तो उसको हमने कह दिया है होमो इरेक्टस। थोड़ी सी समझने की क्षमता विकसित हुई है तो उसको हमने कहा होमोसेपियंस। होमोसेपियन तरीके से हर एक चीज समझने लगा है तो उसको हमने कहा होमो सेपियन सेपियंस। होमो सेपियन सेपियंस। ओके मित्रों, अब जो होमोसेपियंस के हमारे आने वाला जो व्यक्ति होगा उसको हम कहेंगे होमो फ्यूचरिस। होमो फ्यूचरिस। होमो फ्यूचरस।
होमो फ्यूचरस। ओके मित्रों, ये आपको याद हुआ होगा। अब ध्यान से समझिएगा जरा, मैं कुछ चीजें और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लेके चलता हूँ, मित्रों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर दो व्यक्तियों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा जरा, अब आपसे पूछा जाए मित्रों कि जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हो गई। ओके मित्रों, तो अब आपको देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हो गई। पहले तो जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी। तो यहाँ पे मित्रों आपको दो चीजें याद रखना है, एक लेमार्क का सिद्धांत याद रखना और एक डार्विन का याद सिद्धांत रखना। तो लेमार्क ने अपनी फिलोसफिक जूलॉजिक में एक, यानी इसमें एक किताब लिखी, उसमें बताया गया, लेमार्क भाई साहब ने क्या बताया गया कि लेमार्क ने कहा कि आप जिस अंग का प्रयोग करेंगे वो अंग आपका विकसित होता चला जाएगा, और जिस अंग का प्रयोग नहीं करेंगे वो धीमे धीमे गायब हो जाएगा। ओके मित्रों, तो मैंने क्या बताया, लेमार्क ने क्या बताया अपनी जूलॉजिक फिलोसफी के जूलॉजिक बुक्स में क्या बताया कि आप जिस अंग का प्रयोग करेंगे वो अंग आपका विकसित होता जाएगा, और जिस अंग का आप प्रयोग नहीं करेंगे मित्रों वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए आप जिम में जाते हैं और एक में आपने डंबल लिया और मार दिया, एक को आपने नहीं मारा, तो आप देखिए एक हाथ आपका फूल के ये हो जाएगा, लेकिन एक हाथ ऐसा लगेगा इसको पोलियो मार गया है। तो आपने समझा क्या, तो आप समझ पाए। इसी तरीके से रेगिस्तान, अब जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हो गई, तो लेमार्क साहब ये कहते हैं कि पहले जिराफ, यानी पहले जिराफ क्या था, छोटे हुआ करते थे, वो छोटे छोटे पेड़ों की छोटी छोटी पत्तियां खाते थे, ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब ये पेड़ प्रकृति के हिसाब से बढ़ गए तो जिराफ ने भी क्या किया, पत्ती के खाने के चक्कर में वो भी जिराफ की गर्दन धीरे, उसने फिर एक पेड़ की ऊंची यानी डाली खाई, फिर डाली खाई, फिर डाली खाई, और इस तरीके से जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। अब आपसे पूछा जाएगा रेगिस्तानी पौधे पौधे ऐसे क्यों ऐसे खत्म हो गए, तो देखिए रेगिस्तानी पौधे भी क्या थे, पानी की तलाश में इनकी जड़ें काफी लंबी हो गई। आई बात समझ में। अब लेमार्क साहब तो ये कहते हैं, लेकिन डार्विन साहब क्या कहते हैं, तो डार्विन साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कहते हैं कि कहने का मतलब प्रकृति जिसको चाहे उसको जीवित रख सकती है, जिसको चाहे प्रकृति उसको नष्ट कर सकती है। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि डार्विन यानी लेमार्क साहब कुछ अलग बोल रहे हैं, डार्विन साहब कुछ अलग बोल रहे हैं, तो ये भी सही बोल रहे हैं। तो अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी, कोई लोग कहते हैं कि भूकंप आया सभ्यता खत्म हो गई, कोई कहते हैं बाढ़ आई सभ्यता खत्म हो गई। तो क्या ये प्रकृति के मतलब प्रकृति नहीं तो किया है उसको नष्ट। तो देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का, आप दोनों के सिद्धांतों को आप मान सकते हैं मित्रों, कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं है, दोनों अपनी जगह पर सही है। ओके मित्रों, तो ये था आपकी क्लास के लिए, और मैं आपको कुछ सभ्यताओं के बारे में बात कर देता हूं मित्रों, वो आपको समझ रही। अब इसे एक बात और समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी, यानी आपने किसी भी अंग का प्रयोग नहीं किया तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो ऐसे अंगों को हम कहते हैं मित्रों अपशेषी अंग। क्या कहते हैं, अपशेषी अंग। ओके मित्रों, चलिए तो अब मैं कुछ सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं। अतीत में 4 सभ्यताएं हुई थी मित्रों, अतीत के बारे में 4 सभ्यताएं, अतीत में 4 सभ्यताएं हुई थी। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर बोल देंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता, फिर बोल देंगे हम चीन की सभ्यता। मित्रों ध्यान से समझते चलिएगा और एंजॉय के साथ आप मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। ओके, चीन की सभ्यता, और फिर आती है आपकी मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। अब ध्यान से समझिएगा सर, अगर कोई भी सभ्यता होती है वो हमेशा या तो नदियों के किनारे ही बसती है, जब भी वो सभ्यता कहलाती है। ओके मित्रों, ध्यान से समझिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता 2 देशों में थी, एक थी ईरान और एक थी इराक। तो ईरान की राजधानी आपको मिलेगी तेहरान, और इराक की राजधानी मिलेगी मित्रों बगदाद। आपको मित्रों ये पॉइंट याद करते चलना है। ओके, अलग से आपको इनको याद नहीं करना है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता, अब मेसोपोटामिया की सभ्यता थी मित्रों, ये किस नदी के किनारे थी, तो आप बोलेंगे दजला और फरात नदी के किनारे। सिंधु घाटी आपको पता ही है, सिंधु नदी के किनारे। चीन की सभ्यता हुआंग हो नदी, हुआंग हो नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। अच्छा, एक बात याद रखिए आप मित्रों,
मिस्र में पहले कोई नदी नहीं थी, लेकिन अचानक ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी यानी भूकंप आया, यानी ज्वालामुखी फटे, तो यहाँ से एक झील का निर्माण हुआ जिसका नाम था विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से ही एक नदी निकलती जिसका नाम था नील नदी। और नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? हम मिस्र को कहते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। तो अब देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि दजला और फरात का वर्तमान नाम क्या है? तो दजला का आपका नाम मिलेगा मित्रों, ये आपको मिलेगा नहीं, दजला का नाम मिलेगा मित्रों टिग्रिस, और फरात का नाम मिलेगा मित्रों यूफ्रेटस। ये आपको याद रखना है मित्रों। ओके मित्रों, तो आज की क्लास में यहीं पे छोड़ता हूं मित्रों, नेक्स्ट क्लास में आपके इसके आगे चलाऊंगा। तो ओके मित्रों, आप मेरे को आज्ञा दीजिएगा। और मित्रों, आपसे एक निवेदन मेरा ये रहेगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जो अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपको किताब से यानी बुक से मैं ज़्यादा ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा मित्रों, ये मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया है। और मित्रों, बहुत जल्द मैं आपके लिए साइंस की क्लास भी लेके आने वाला हूं, और बहुत जल्द आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास लेके आने वाला हूं। बस मित्रों, आपसे ये निवेदन मेरा ये रहेगा, आप बस अपने दोस्तों को आप अपने ग्रुप में जीएस मैथ गुरु में आप उनको ऐड करवाइए और शेयर कीजिएगा। और एक बात है, आप वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। ओके मित्रों, तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना है। ओके, थैंक यू।